बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि यूनिट 20 आप कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसके MCQs को सॉल्व करते हैं। आज का फर्स्ट MCQ बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड है। इसमें कहा गया द बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियस A इज 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फॉर न्यूक्लियस B इज 7.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विच न्यूक्लियस हैज लार्जर मास। आप जानते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट पर डिपेंड करती है। और मास डिफेक्ट क्या था? जब आपने किसी भी न्यूक्लियस को कंस्ट्रक्ट करना है तो उस न्यूक्लियस में यूज होने वाले न्यूक्लियॉन्स का जब आप टोटल मास करते हैं, टोटल मास है वो न्यूक्लियस के मास से हमेशा ज्यादा होता है, जिसका मतलब है कि न्यूक्लियॉन मास और उससे बनने वाले न्यूक्लियस के मास में डिफरेंस है और इस डिफरेंस को बोला जाता है मास डिफेक्ट। और ये मास डिफेक्ट कन्वर्ट हो जाता है बाइंडिंग एनर्जी में। सो आप ये कह सकते हैं कि मास डिफेक्ट एक मिसिंग मास है जो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता। सो अगर मास डिफेक्ट एक मिसिंग मास है तो और यही मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी जनरेट कर रहा है, तो वो न्यूक्लियस जिसकी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कम होगी वो न्यूक्लियस है A और इसकी वैल्यू है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस B के कंपैरेटिवली कम है तो इसका मतलब इसमें मिसिंग मास कम होगा। अगर मिसिंग मास कम है तो जो मास इसके पास बचा हुआ होगा वो मास फिर ज्यादा होगा। सो वो न्यूक्लियस जिनकी बाइंडिंग एनर्जीज की वैल्यूज कम होती हैं वो ऑब्वियसली लार्जर मास कैरी करते हैं, और वो न्यूक्लियस जिनकी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यूज ज्यादा होती हैं ऑब्वियसली उनमें फिर मिसिंग मास भी ज्यादा होता है और उनके पास बचा हुआ मास कम होता है। सो आपके पास क्योंकि A की बाइंडिंग एनर्जी कम है सो इसका जो मास होगा वो ऑब्वियसली B के कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। और आपके पास जो ऑप्शंस हैं उनमें से ऑप्शन A है न्यूक्लियस A, और ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगी क्योंकि इसमें मास की वैल्यू ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन द न्यूक्लियाई ऑफ दिस। इस न्यूक्लियस में आपको जो एटॉमिक नंबर दिया गया है वो है 30 और जो एटॉमिक मास नंबर है वो है 66। इसमें ये वाला जो नंबर है ये ऑब्वियसली प्रोटॉन को इंडिकेट करता है। आपसे पूछा गया न्यूट्रॉन का नंबर, तो अगर आप एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आता है 36 और ये होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो आपके पास ऑप्शन C है 36, दैट विल बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगी। MCQ नंबर 3 में आपसे कहा गया मास इक्विवेलेंट ऑफ 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज। आपको दी गई है एनर्जी की वैल्यू और आपसे ये पूछा गया है कि इस एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग फिर कितना मास यूज हुआ होगा। अगर आपने मास की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ एनर्जी तो आप यूज करते हैं आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन। इसमें आपके पास अगर आपने मास कैलकुलेट करना है तो आप रीअरेंज कर लें, एनर्जी डिवाइडेड बाय c² हो जाएगा। एनर्जी की वैल्यू आपको गिवन है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मेगा का मतलब है 10⁻⁶। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आपने जाउल में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 10⁻⁻19 से, और c² में c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸। इस पूरे फैक्टर को जब आप सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 1.66 × 10⁻⁻27 kg। अब आपके पास ऑप्शन नंबर B आपके कैलकुलेटेड आंसर से मैच करती है। कुछ बुक्स में ऑप्शन B में 1.766 गिवन है जो कि रॉन्ग है। अगर आपकी बुक में भी ऐसा ही गिवन है तो उसे करेक्ट कर लें क्योंकि ऑप्शन B है 1.66 × 10⁻⁻27 kg और यही आपकी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 भी अगेन इसी इक्वेशन से ही रिलेटेड है, आइंस्टाइन एनर्जी मास इक्वेशन से। इसमें आपको एनर्जी गिवन थी और आपने मास कैलकुलेट करना था। अब यहाँ पर आपको गिवन है मास और आपने उस मास के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसने कहा द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 kg ऑफ मैटर इज अबाउट। अब आपको जब मास की वैल्यू गिवन है तो आप यूज करेंगे E = mc²। इसमें m की वैल्यू है 1, c अगेन वही स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। जब आपने इस फैक्टर को सॉल्व किया तो ये आएगा 9 × 10⁻16 जाउल। लेकिन आपके पास यहाँ ऑप्शन में कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं जिसमें 9 × 10⁻16 हो।
सो आपने थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना है। इसमें आपके पास 9 से पहले अगर आप डेसिमल इंसर्ट करते हैं तो इट विल बी 0.9 और ऑब्वियसली इस 16 में +1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 to power 17। अब आपके पास ये जो 0.9 है ये अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल होता है, तो ये बनेगा 1 into 10 to power 17 जूल। तो अब आपकी जो ऑप्शंस है उनमें से ऑप्शन नंबर डी आपके कैलकुलेटेड आंसर के साथ जा रही है। सो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगी। ये थे आज के फर्स्ट 4 MCQ। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं रिमेनिंग MCQs की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, MCQ नंबर 5 की स्टेटमेंट है द न्यूक्लियाई रेडियम, जिसमें एटॉमिक नंबर है 88, एटॉमिक मास नंबर है 226, decay by a series of emission of 3 alpha particles and 1 beta particle. The nuclei X finally formed is, यानी आपके पास अगर इस रेडियम में 3 अल्फा डिके और उसके बाद एक बीटा डिके हुआ तो जो रिमेनिंग एलिमेंट बचेगा वो कौन सा होगा। आप जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम 2-4। अगर आपके पास 3 अल्फा डिके हो रहे हैं तो इसका मतलब कि आपके पास 3 इस तरह के अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस में से बाहर आ रहे हैं। अगर एक अल्फा पार्टिकल आएगा तो एटॉमिक नंबर 2 टाइम्स कम हो जाएगा और एटॉमिक मास नंबर 4 टाइम्स कम हो जाएगा। और अगर 3 अल्फा पार्टिकल हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, आपका जो एटॉमिक मास नंबर है वो हो जाएगा 12 और एटॉमिक नंबर हो जाएगा 6। सो इसका मतलब कि रेडियम में जो एटॉमिक नंबर है 88 वो रिड्यूस होकर हो जाएगा 82, क्योंकि 3 अल्फा पार्टिकल की वजह से 6 टाइम्स एटॉमिक नंबर कम हो गया, जबकि एटॉमिक मास नंबर 226 माइनस 12 करेंगे तो ये बन जाएगा 214। सो 3 अल्फा पार्टिकल के बाद जो एलिमेंट बचेगा वो हो जाएगा X82 और 214। लेकिन फिर एक बीटा डिके भी होना है। अगर बीटा डिके होना है तो उसका क्या मतलब होता है। बीटा डिके का ये मतलब है कि आपके पास न्यूक्लियस में से एक न्यूट्रॉन डिके हो रहा है इनटू प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन होता है बीटा पार्टिकल जो ऑब्वियसली न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा, लेकिन ये प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है। सो बीटा डिके में आपने पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बनने की वजह से एटॉमिक नंबर 1 टाइम इंक्रीज हो जाता है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि अगर एक न्यूट्रॉन कम हुआ है तो एक प्रोटॉन बढ़ गया है। सो आपके पास एटॉमिक मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि 82 आपका एटॉमिक नंबर है विच मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एक प्रोटॉन बन गया है तो 82 + 1 आप करेंगे तो इट विल बी 83। एटॉमिक मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं आना। सो 3 अल्फा पार्टिकल के बाद आपके पास जो एलिमेंट बचा वो था 82 to 14, और उसके बाद जब इसमें फर्दर बीटा डिके हुआ तो जो एलिमेंट बनेगा वो है 83 to 14। सो अगर आप अपनी ऑप्शंस में से देखें तो ऑप्शन सी है X83 to 14 और ये आपके कैलकुलेटेड आंसर से मैच करती है। ये था MCQ नंबर 5। अब देखते हैं 6 में आपसे कहा गया अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 4 मंथ्स। कितनी हाफ लाइफ है? 4 मंथ्स। और आप जानते हैं कि हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड होता है जिसमें एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की हाफ अमाउंट डिके हो जाती है और हाफ अमाउंट बच जाती है। सो इसका मतलब जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है 4 मंथ्स के बाद वो हाफ डिके हो जाता है और हाफ बच जाता है। अब उसने कहा कि अगर 3/4 ऑफ द सब्सटेंस विल डिके, तो ये डिके फिर कितने टाइम में होगा। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि जब फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरी तो आपका जो भी एलिमेंट था वो हाफ डिके हो गया और हाफ बच गया। सो आफ्टर हाफ लाइफ कितना आपके पास डिके हुआ? 1/2। और जब उसकी सेकेंड हाफ लाइफ गुजरेगी तो इसका फर्दर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। अगर आपने 1/2 का फर्दर हाफ किया तो ये क्या बन जाएगा? 1/4। यानी फर्स्ट हाफ लाइफ में जब हाफ डिके हुआ तो वो होगा 1/2, सेकेंड हाफ लाइफ में इसका फर्दर डिके होगा तो वो बन जाएगा 1/4। सो टोटल कितना डिके हो गया? 1/2 + 1/4। सो टोटल डिके है हाफ + 1/4,
इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आता है 3/4 डिके। और उसने क्वेश्चन में ये कहा कि जब 3/4 ऑफ द सब्सटेंस विल डिके तो हाउ मेनी हाफ लाइफ्स विल पास। आपके पास कितनी हाफ लाइफ गुजरी, तो टोटल डिके 3/4 बना, वो है 2 हाफ लाइफ्स, और एक हाफ लाइफ है 4 मंथ्स की। जब सेकंड भी गुजरेगी तो आपके पास टोटल कितने मंथ्स क्रॉस हो जाएंगे, वो होंगे 8 मंथ्स। आपके पास 2 हाफ लाइफ के कोरस्पॉन्डिंग जो टोटल टाइम बनता है वो 8 मंथ्स का बनता है फॉर 3/4 डिके ऑफ द सब्सटेंस। ये था एमसीक्यू नंबर 6। अब देखते हैं एमसीक्यू नंबर 7 जो कि गैमा डिके से रिलेटेड है। गैमा रेडिएशंस आर इमिटेड ड्यू टू de-excitation of atom, de-excitation of the nucleus, C-excitation, de-excitation of the nucleus। आपने जब टॉपिक पढ़ा था गैमा डिके का तो वहां आपको बताया गया था कि जब भी किसी न्यूक्लियस में अल्फा डिके या बीटा डिके होता है तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी जनरेट होती है उस एनर्जी की वजह से न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और जब ये एक्साइटेड न्यूक्लियस डी-एक्साइट करता है तो वो गैमा रेडिएशंस को इमिट करता है। बेसिकली गैमा रेडिएशंस डी-एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस से रिलेटेड हैं। अगर आप ऑप्शंस देखें तो फर्स्ट है डी-एक्साइटेशन ऑफ एटम, और रेडियो एक्टिविटी वाले टॉपिक में एटम का जिक्र नहीं होता, न्यूक्लियस का जिक्र होता है क्योंकि रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियस से रिलेटेड होती है। आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है विच इज डी-एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि गैमा रेज न्यूक्लियस की ही डी-एक्साइटेशन से प्रोड्यूस होती हैं। ये था एमसीक्यू नंबर 7। अब देखते हैं एमसीक्यू नंबर 8। इसमें आपसे कहा गया यूनिट ऑफ डिके कांस्टेंट लैम्डा इज। आपने डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ से रिलेटेड जो इक्वेशन पढ़ी थी वो थी लैम्डा हाफ लाइफ इक्वल्स टू 0.693, यानी डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ का जो प्रोडक्ट है वो इस कांस्टेंट फैक्टर के इक्वल होता है। इसमें आपके पास अगर आप लैम्डा और टी हाफ को रिलेट करें तो ये कुछ इस तरह बनेगा, ऊपर यही वैल्यू आ जाएगी 0.693। आपके पास जो लैम्डा का यूनिट होगा वो टाइम के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि हाफ लाइफ आप इसमें जब यूज करते हैं तो सेकंड्स में यूज करेंगे। पहला ऑप्शन है मीटर सेकंड, नो, देन पर मीटर, सी मीटर, डी है पर सेकंड। आपके पास ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो हाफ लाइफ है वो रेसिप्रोकल की फॉर्म में आ रही है या डिनोमिनेटर में आ रही है। इसका जब आप यूनिट लिखेंगे तो ये होगा पर सेकंड। ऑब्वियसली लैम्डा टाइम के यूनिट के अकॉर्डिंग मेजर होगा और हाफ लाइफ का यूनिट होता है सेकंड। आपके पास लैम्डा का यूनिट बनेगा पर सेकंड, और ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि रिमेनिंग एमसीक्यूज की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, एमसीक्यू नंबर 9 की स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक फोर्स इज एबल टू प्रोवाइड एन अट्रैक्शन बिटवीन टू न्यूट्रॉन्स। ये बेसिकली न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉन्स की अट्रैक्टिव फोर्सेस से लिंक्ड एक क्वेश्चन है। आपने पढ़ा था कि न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। अगर प्रोटॉन के बीच में पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से न्यूक्लियस क्या होना शुरू हो जाता है, न्यूक्लियस अनस्टेबल होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन न्यूक्लियस को स्टेबल रखने के लिए आपके पास उसी न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी होती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी होती है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी होती है। आपने डिटेल में पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्यों होती है, क्योंकि ये न्यूक्लियॉन्स आपस में एक्सचेंज करते हैं पायॉन्स पार्टिकल्स, और इन पायॉन पार्टिकल्स के एक्सचेंज की वजह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होती है बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, और वो न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स होने के बावजूद भी डिसइंटीग्रेट नहीं होते, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उस रिपल्सिव फोर्स के कंपैरेटिवली स्लाइटली ग्रेटर होती है, और इसके ग्रेटर होने की वजह से न्यूक्लियस स्टेबल रहता है। अब आपसे सिंपल ये पूछा गया है
कि न्यूट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है उसकी क्या रीजन है। ऑप्शन ए में कहा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड न्यूक्लियर फोर्स, बी में कहा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, सी में कहा गया ग्रेविटेशनल एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि बेसिकली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही है जो न्यूट्रॉन के बीच में एग्जिस्ट करती है। और आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है और मैस भी कैरी करता है, और इसके मैस होने और न्यूट्रल नेचर होने की वजह से न्यूट्रॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एग्जिस्ट करती है। सो आपकी ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि न्यूट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट एमसीक्यू सिंपल सा है, बॉटम कॉर्क्स कैरीज चार्ज। आपकी बुक में सारे जो कॉर्क्स हैं, अप कॉर्क, डाउन कॉर्क, बॉटम कॉर्क, चार्म कॉर्क, सारों की चार्ज की वैल्यूज गिवन है, और आपके पास जो बॉटम कॉर्क की वैल्यू होती है चार्ज की वो होती है -1/3 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ऑप्शन नंबर डी इसकी करेक्ट ऑप्शन है। सो डियर स्टूडेंट, ये थे आज के 10 MCQs। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में मजीद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलेंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।